आज हम पढ़ेंगे एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। इसके पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी जो संतुलित आय है वो कुल मांग और कुल पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। यानी जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे, या फिर हम कहेंगे जहां सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होगा, वहां इक्विलिब्रियम होगा। और हमने ये भी पढ़ा था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कि संतुलन पूर्ण रोजगार पर यानी फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी हो सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी हो सकता है, और फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी हो सकता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर इक्विलिब्रियम होगा तो कौन सी सिचुएशन अराइज होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले अगर इक्विलिब्रियम हुआ तो कौन सी सिचुएशंस अराइज होंगे, इसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट के काजेज क्या हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर इक्विलिब्रियम है तो उसके काजेज क्या हैं। इन सब को अलग अलग लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन हमारा अभी यहां पर कोशिश होगा एक्सेस डिमांड को समझना। अब एक्सेस डिमांड है क्या? एक्सेस डिमांड refers to a situation when aggregate demand is greater than aggregate supply at full level of employment in an economy। हमने ये बोला कि एक्सेस डिमांड रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। एक अर्थव्यवस्था में अगर कुल मांग कुल पूर्ति से पूर्ण रोजगार के बाद है, अधिक है, एक्सेस डिमांड refer to a situation when aggregate demand is greater than aggregate supply at the full level of employment। कहां पर? यानी पूर्ण रोजगार की अवस्था में जितनी एग्रीगेट डिमांड की जरूरत है, अगर एग्रीगेट डिमांड उससे ज्यादा है तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं फुल एक्सेस डिमांड। क्लियर है? मांग अधिक की सिचुएशन तब होती है जब पूर्ण रोजगार पर जितनी मांग की आवश्यकता है, वास्तविक मांग उससे अधिक होगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। यहां दो बातें आपको ज्यादा ध्यान में रखनी है कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो। एक तो यह शर्त है, दूसरी शर्त यह है एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहां पर? पूर्ण रोजगार के बाद, यानी पूर्ण रोजगार की अवस्था पर अगर जितनी मांग की आवश्यकता है उस मांग से अगर मांग अधिक है, यानी जितना रिक्वायर्ड डिमांड है उससे अगर एक्चुअल डिमांड ज्यादा है, वास्तविक मांग ज्यादा है, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। अगर इसको ग्राफ से समझना हो तो आप ओ एक्स एक्सिस पर हमने इनकम एम्प्लॉयमेंट रख लिया, इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। ओ वाई एक्सिस पर हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को शो कर दिया। एग्रीगेट सप्लाई, या इसको हम वाई इनकम से भी डिनोट करते हैं, एग्रीगेट डिमांड, YF फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट डिमांड ये होनी चाहिए, यानी अगर OY लेवल ऑफ इनकम पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम हुआ। लेकिन सिचुएशन क्या है? ये बोला कि एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, यानी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो, तो ये सिचुएशन हो गई। ए डी डैश कर देते हैं, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
यानी फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ई पॉइंट पर है और इस ई पॉइंट से एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, इसको हम नाम दे देते हैं एफ। अब ऐसे समझिए, ई वाई एफ इज ए इक्विलिब्रियम सिचुएशन इफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर इक्वल। अगर वास्तव में कुल मांग कुल पूर्ति ई पॉइंट पर होते तो इस पॉइंट को हम बोलते पूर्ण रोजगार पर संतुलन। लेकिन इस पूर्ण रोजगार पर जो एक्चुअल मांग है वो एफ वाई एफ है, यानी इतना है, वाई एंड एफ एंड वाई एफ, जबकि होना कितना चाहिए था मांग ई एंड वाई एफ। तो ये जो एक्सेस है पूर्ण रोजगार पर, इसी को हम बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि एक्सेस डिमांड कहां होगा, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से अगर डिमांड एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो जितना ज्यादा होगा उस डिमांड को हम बोलेंगे एक्सेस डिमांड। तो आप इसको लिख सकते हैं एक्सेस डिमांड। अब इस एक्सेस डिमांड को ही हम डिफ्लेशनरी गैप कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेस डिमांड अगर फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर है, यानी फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब यहां पर यह हुआ ऑल द रिसोर्सेज आर इंगेज्ड, जितने भी संसाधन हैं वह पूरी तरह से उनको हम यूटिलाइज कर रहे हैं। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिर्फ रोजगार से नहीं है, वॉट एवर रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी आर यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड, यानी उसको हम ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं। अगर हम ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ आफ्टर दैट यू कैन नॉट इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। यानी अर्थव्यवस्था में अगर हम मांग बढ़ा के पूर्ण रोजगार की अवस्था में उत्पादन को नहीं बढ़ा पाएंगे तो क्या होगा, मांग बढ़ने के कारण कीमतें बढ़ जाएंगी, यानी वह इन्फ्लेशन पैदा करेंगे, मुद्रास्फीति को पैदा करेंगी। एक बार फिर से समझिए, पूर्ण रोजगार पर जितनी मांग होनी चाहिए अगर उससे ज्यादा मांग है, मांग की इतनी जरूरत थी ई वाई एफ की, लेकिन मांग एक्चुअल में है एफ वाई एफ, तो ये जो ज्यादा मांग है पूर्ण रोजगार पर, ये अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन पैदा करेगा। इन्फ्लेशन कब पैदा होगा, जितने भी हमारे पास संसाधन हैं उसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम यहां पर मान लिए हैं कि ओ वाई एफ इज ए फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार की अवस्था है। इसका यह मतलब हुआ किसी भी संसाधन को किसी भी तरीके से यूज करके हम उत्पादन को नहीं बढ़ा पाएंगे। जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा और मांग बढ़ेगी तो वो मांग बाजार में, अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन पैदा करेगी, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, एफ वाई एफ माइनस ई वाई एफ इक्वल टू ई एफ। जो ई एफ है इसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अब क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द रीजन बिहाइंड एक्सेस डिमांड। इस एक्सेस डिमांड के पीछे रीजन क्या है, रीजंस। तो अब एक्सेस डिमांड का मतलब क्या हुआ, मांग का अधिक होना। तो पहला रीजन है इंक्रीज इन एमपीसी, और क्या हो सकता है, डिक्रीज इन टैक्सेस, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगला क्या हो सकता है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट और डिक्रीज इन इंपोर्ट, और लास्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। हमने ये बोला कि एक्सेस डिमांड के रीजन क्या हो सकते हैं, इसका मतलब हुआ मांग के अधिक होने के क्या कारण हैं। तो पहला हमने यहां पर लिखा है इंक्रीज इन एमपीसी,
यानी उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति अगर बढ़ जाए तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बढ़ने के कारण हम अपने आय का ज्यादा हिस्सा उपभोग करने लगेंगे और उपभोग के बढ़ जाने से मांग में वृद्धि हो जाएगी। इसको अगर हम ऐसे समझेंगे, एग्जांपल लेते हैं, हम मान लेते हैं कि पहले अर्थव्यवस्था में किसी भी इकोनॉमी की एमपीसी 0.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी इनकम अर्न की जाएगी, यानी अर्थव्यवस्था में जितनी भी आय होगी, उसका 50% कम कंज्यूम होगा और 50% सेव होगा। लेकिन इंक्रीज इन एमपीसी, एमपीसी बढ़ गई, एमपीसी की वैल्यू बढ़ के 0.8 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि अब जितनी भी आय बढ़ेगी उस बढ़ी हुई आय का 80% कंज्यूम हो जाएगा। तो ये जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ने के कारण उपभोग बढ़ गया किसी भी अर्थव्यवस्था का, जिससे कि अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त मांग क्रिएट हो गई, डिमांड क्रिएट हो गई और वो एक्सेस एडिशनल एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा देगी, यानी कुल मांग में वो वृद्धि पैदा करेगी। दूसरी वजह क्या हो सकती है? डिक्रीज इन टैक्सेस। टैक्स है क्या? आपने सुना होगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सरकार हर तरह के टैक्स को अगर कम कर देगी तो हमारा जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी हम जिस आय को खर्च करते हैं, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आप ऐसे समझ लें, अगर मान लो हमने 10,000 रुपए हमें इनकम मिल रही है, 10,000 रुपए में हमें सरकार को 100 रुपए टैक्स देने हैं। इसका मतलब हुआ कि हम 9,000 रुपए ही खर्च कर पाएंगे। सरकार ने जो टैक्स है उसको कम कर दिया। अब सरकार ने बोला कि नहीं, आपको 50 रुपए ही टैक्स देने हैं 100 की बजाय। तो सिर्फ टैक्स की कम कर देने से अब उसी 10,000 में से जहां हम पहले 9,000 रुपए खर्च कर पाते थे, अब 9,050 रुपए क्या होगा? अगर एमपीसी बढ़ गया, अगर डिक्रीज इन टैक्सेस, टैक्स अगर कम हो जाए, टैक्स के कम होने से किस तरह से मांग बढ़ती है? आप ऐसे समझें, सरकार ने जो सामानों पर या आपके इनकम पर टैक्स लगाया है, उसकी टैक्स की रेट को अगर कम कर दे तो अर्थव्यवस्था में कुल मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं आपकी इनकम 1 लाख रुपए है। इस 1 लाख में से आप 1,000 रुपए पहले टैक्स दे रहे थे, यानी आपने 1 लाख रुपए में से आपने 1,000 टैक्स दे दिया। तो इसका मतलब हुआ 99,000 रुपए, 99,000 आपके पास खर्च करने के लिए है। लेकिन इस 1 लाख रुपए से सरकार ने बोला कि नहीं, अब 1,000 टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 500 टैक्स देना है। तो जब 500 टैक्स हो गया, यानी टैक्स की रेट कम हो, 500 रुपए आप खर्च कर पाएंगे। पहले आप 99,000, 99,000 खर्च कर पा रहे थे, लेकिन टैक्स के कम हो जाने से अब आप कितना खर्च कर पा रहे हैं? 99,500। तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ने से आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। तीसरा है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सरकार खर्च करने लगे ज्यादा ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च को बढ़ा दिया। स्कूल खोलने लगी सरकार, हॉस्पिटल्स पे खर्च बढ़ा दिया, रोड और डैम पे बढ़ा दिया, डिफेंस पर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बढ़ने से लोगों की इनकम बढ़ जाएगी और इनकम बढ़ने से लोगों की डिमांड बढ़ जाएगी, और जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाएगा। अगला क्या कारण हो सकता है? इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम, स्किल इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाई हुई है। मकसद क्या है? हम किसी भी तरीके से अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दें। अगर हम ये पाते हैं कि इन स्कीमों के कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए, एक्सपोर्ट बढ़ने के कारण क्या होगा? आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, विदेशी करेंसी मिलेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा।
डिक्रीज इन इंपोर्ट यानी आयात कम हो जाए, आयात कम हो गया तो आपको जो पेमेंट करना पड़ता था, सामान जो बाहर से मंगाने के बदले आप पेमेंट करते थे, वो पेमेंट कम हो जाएगा क्योंकि आपका इंपोर्ट कम हो गया। इंपोर्ट कम हो गया तो आपकी जो पेमेंट लायबिलिटी कम हो गई तो आपका इनकम बढ़ गया, जिसके कारण अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो सकता है। लास्ट है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग को फाइनेंस करने के लिए सरकार न्यू करेंसी इशू कर सकती है। सरकार बाहर से फॉरेन से बारो कर सकती है पैसा। डेफिसिट फाइनेंसिंग या घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था है उसको पूरा करने के लिए, घाटे को पूरा करने के लिए या तो सरकार नोट प्रिंट करे या सरकार बारो करे। इन दोनों कंडीशन में जो सर्कुलेशन में मनी है वो बढ़ जाएगी, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड लोगों का बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो एक्सेस डिमांड बढ़ने के ये कुछ रीजन है जिसके कारण एक्सेस डिमांड बढ़ेगा। अब एक्सेस डिमांड का क्या प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी पर, इसको अब हम यहां पर रीजन को डिस्कस करने के बाद ये देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड ऑन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी पर एक्सेस डिमांड का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इकोनॉमी में हम 3 सेक्टर ले लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और प्राइस लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि एक्सेस डिमांड अगर है और एक्सेस डिमांड की कंडीशन में मांग के बढ़ने पर एम्प्लॉयमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमने पहले ही बोला एक्सेस डिमांड अराइजेस when there is a full employment, and after the full employment if aggregate demand is greater than the required aggregate demand that creates excess demand। जब पूर्ण रोजगार होगा और उस अवस्था में जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगा रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड से तो एक्सेस डिमांड होगा। जब पूर्ण रोजगार ऑलरेडी है इसका मतलब हम सभी संसाधनों का, रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो दैट मीन्स देयर इज नो एनी स्कोप टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। जब ऑलरेडी सभी लोग काम पर लगे हैं, सभी संसाधन पूर्णतः यूटिलाइज हो रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट पर इसका कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सेस डिमांड हमेशा पूर्ण रोजगार के बाद की अवस्था है। पूर्ण रोजगार का मतलब ये हुआ जितने भी संसाधन हैं वह पूर्णतः नियोजित हैं और उनको हम अच्छी तरीके से उपयोग में ला रहे हैं। दूसरा है आउटपुट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम मांग के बढ़ने के कारण किसी भी संसाधन को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वह पूर्णतः नियोजित हैं, पहले से ही वो काम पर लगे हुए हैं, तभी तो पूर्ण रोजगार हुआ। और ऐसी अवस्था में उत्पादन नहीं बढ़ सकती, यानी मांग बढ़ने पर उत्पादन तब नहीं बढ़ेगी जब सभी संसाधन पूर्ण रोजगार की अवस्था में है, तो उत्पादन भी नहीं बढ़ेगा। यानी एक्सेस डिमांड होने से न तो एम्प्लॉयमेंट पर कोई प्रभाव पड़ेगा, न ही आउटपुट पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तब होगा क्या, प्राइस लेवल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सामान उतना ही होगा जब उत्पादन नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा। सामान जब उतना ही होगा लेकिन मांग अगर बढ़ जाएगी तो सामानों की कीमतें बढ़ जाएंगी, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, और उसके कारण जो गैप उत्पन्न होगा उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। यानी सामान्यतः पूर्ण रोजगार के बाद अगर मांग ज्यादा हुआ तो सामान्यतः वस्तुओं की कीमतें पहले की तुलना में बढ़ जाएंगी। ये हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव होगा। अब अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि डिफिशिएंट ऑफ डिमांड क्या है और डिफ्लेशनरी गैप क्या है। उसके बाद हम समअप करेंगे कि किस तरीके से एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट ऑफ डिमांड को हम कंट्रोल करेंगे।